धन्यवाद सभी को। आज मैं पहले जन आवाज की एक संक्षेप में दो शब्द जन आवाज के बारे में कहना चाहूँगा। जन आवाज अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। इससे एक जनता का मंच बनाने का प्रयास था, जिसके उद्देश्य औपचारिक तरीके से राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ना है। इसकी पहल चुनाव क्षेत्र में सक्रिय राजनीतिक दलों के राजनीतिक चिंताओं और प्राथमिकताओं को संप्रेषित करने के लिए संगठित स्थान की आवश्यकता से आई थी, ताकि सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल जनता के सामने जवाबदेही रहे। इस मंच से हम देश के लोगों के जीवन और आजीविक मुद्दों के साथ प्रगतिशील सामाजिक और राजनीतिक विकल्पों को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इस मंच ने हमारे संविधान के दो मुख्य आधार, जो अपने नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता और भौतिक कल्याण को प्राप्त करने का मौका देती है, यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अथवा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और मौलिक अधिकार अथवा फंडामेंटल राइट्स को अपनाया है। मैं शुभम विश्वास जन आवाज की तरफ से आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे साथी बेनी प्रसाद राठौर का परिचय देना चाहूँगा। बेनी राजस्थान के 12 जिले से है। बेनी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की है और नालसार नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद से अभी क्रिमिनल लॉ एंड फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं। बेनी दिल्ली वुमेन कमीशन के साथ काम कर चुके हैं और फिलहाल SFB के साथ RTI पे काम कर रहे हैं। मैं बेनी से निवेदन करूंगा कि वो आज की चर्चा का विषय, जो कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, उसके बारे में हमें संक्षेप में दो शब्द बताएं। बेनी? बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, एंड धन्यवाद फॉर जन आवाज ऑल्सो। बहुत अच्छी पहल है और इस पहल में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक है DPDP डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। बेसिकली सरकार ने जो कहा कि उनका एम है कि लोगों के डेटा को किस तरह से बचाया जाए और कंपनियां उस डेटा को किस तरह से प्रोसेस कर सके अपने बिजनेस पर्पजेस के लिए या फिर अपनी सर्विसेज की क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए। इन दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स के साथ गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई थी कि कैसे जो डेटा अपना ऑन करते हैं, जिनकी अपनी जानकारियां, निजी जानकारियां हैं, उनको किस तरह से संरक्षित किया जाए, किस तरह से बचाया जाए, और जो कंपनियां उनको सर्विसेज दे रही है उनके पास जो हमारा डेटा जा रहा है वो किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है। तो 18 नवंबर 2022 को सरकार ने इस बिल के ड्राफ्ट को जनता के सामने रखा और कहा कि आप इस पर चर्चा करें, इसके सुझाव हमें दें, जो भी इसकी बेहतरी के लिए सुझाव किए जा सकते हैं उन सुझावों को दें। हालांकि वो सुझावों की प्रक्रिया भी काफी इस प्रकार की थी जिस पर काफी विवाद भी रहे लोगों के बीच में। फिर भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के इससे पहले, इस वाले ड्राफ्ट के पहले 3 ड्राफ्ट आ चुके थे और उन 3 ड्राफ्ट पर भी इसी तरह की चर्चाएं हुई। लोगों ने कई सारे ऑब्जेक्शंस किए क्योंकि वो जनता के अधिकारों को बेहतर रूप से संरक्षित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद उन तीनों के बाद जब चौथा ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेकर आई, उसमें भी लोगों में कई सारे तरह के विवाद रहे, क्योंकि ये मेजरली उन्हीं चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं जो उन तीनों पहले वाले ड्राफ्ट में थे। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, मोटी मोटी बेहतर तरीके से समझने के लिए, कि आगे इस चर्चा में हम समझ सके कि किस तरह के शब्दों को प्रयोग किया जाने वाला है। तो पहला जो शब्द है वो डिजिटल डेटा प्रिंसिपल है। डेटा प्रिंसिपल वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति का वह डेटा है, यानी अगर मेरा डेटा मैं किसी कंपनी को दे रहा हूं तो यहाँ पर जो डेटा प्रिंसिपल है वो मैं हूं। और दूसरी टर्म है डेटा फिड्यूसरी। डेटा फिड्यूसरी वो कंपनी या वो सरकार या वो डिपार्टमेंट है जहां पर मेरा डेटा जा रहा है और वो उस डेटा का उपयोग करने वाले हैं।
तो डेटा क्या होता है बेसिकली, अगर हम समझना चाहें तो किसी भी व्यक्ति का डेटा क्या है, हम किसी भी जानकारी लेने या हमारी कोई भी जो जानकारी है, जो कोई भी जानकारी हम किसी सर्विस को लेने के लिए दे रहे हैं, किसी कंपनी को या सरकार को, वही जानकारी हमारा डेटा है। चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो आपका मूल निवासी है, जाति प्रमाण पत्र है, इसके अलावा आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, जो भी आपसे रिलेटेड जानकारियां हैं, वो सब कुछ आपका डेटा हो सकता है अलग अलग संदर्भों में। तो इस डेटा को, इन जानकारियों को जो आपसे संबंधित है, कैसे कंपनियां अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है, कैसे सरकार यूज कर सकती है, इसी के संदर्भ में इस बिल को लाया गया है। इस वाले बिल में कुल मिलाकर 30 क्लोज हैं। पहले वाले बिल्स में लगभग 90 के आसपास क्लोज थे, जिनको कम करके 30 किया गया ताकि भाषा को बेहतर बनाया जा सके, कम क्लोजेस में चीजों को ज्यादा समाहित किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि 30 रखने से ज्यादा बेटर होगा कि छोटा बिल सामने आए। अब इसमें यह समझा जा सकता है कि आखिर ऐसे कौन से क्लोजेस है जो मोटे मोटे तौर पर देखे जा सकते हैं। तो पहले जो थे जो 3 बिल थे, उनमें हमारी सभी तरह की जानकारियां शामिल थी। सरकार ने कहा कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस भी है, जो कि आपका कि आप अपने आप को किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, आप अपने आप को महिला के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या पुरुष के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो जो सेंसिटिव और क्रिटिकल हमारी जानकारियां थी, उन जानकारियों को भी उनमें शामिल किया गया था। लेकिन इस बार के चौथे वाले ड्राफ्ट में सरकार ने उस सेंसिटिव और क्रिटिकल शब्दों को ही खत्म कर दिया। इसका अर्थ है कि जो कंपनियां हैं और जो डेटा फिड्यूसरी है, जो हमारे डेटा को प्रोसेस करने वाले हैं, वो लोग अब हमारी हर तरह की जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है हमसे पूछने की कि ये कोई सेंसिटिव डेटा है, क्या आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें एक जबरदस्त बात यह है कि वहां पर कंसेंट लेना जरूरी है, आपकी सहमति लेना जरूरी है कि आपके डेटा को किस तरह से प्रोसेस किया जाना चाहिए, आपके डेटा को कितना संग्रहित किया जाना चाहिए, कब नष्ट किया जाना चाहिए, आपकी सहमति जरूरी है। लेकिन फिर सरकार ने इसमें एक और पेंच लगाया कि डीम्ड कंसेंट नाम की एक चीज इसमें डाली, जिसमें कहा कि आपकी कंसेंट को हर बार एक्सप्रेसली देना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए हर बार। कुछ मामले ऐसे होंगे जिसमें आपकी कंसेंट को, आपकी सहमति को अपने आप मान लिया जाएगा। और उसमें कुछ तरह के ग्राउंड्स भी दिए गवर्नमेंट ने कि कुछ जब किसी कानून से या जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सरकार को कोई काम करना होगा, या फिर जनता की बेहतरी के लिए कोई काम करना होगा, या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ काम करना होगा, ऐसी परिस्थितियों में आपकी जो सहमति है आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उस सहमति को अपने आप मान लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसको लिया जाए आपसे एक्सप्रेसली, आपसे पूछा जाए। इसके अलावा भी इसमें एक प्रोविजन ये है कि जब भी कंपनियां हमसे पूछेगी और हमसे डेटा लेंगी, तो उनको पूरे 22 भाषाओं में उनको अपने उस पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना होगा, पूरे डॉक्यूमेंट को बनाना होगा उन 22 भाषाओं में, ताकि सभी तरह के लोग उन डॉक्यूमेंट्स को समझ सके कि हमारे डेटा को किस तरह से यूज किया जाने वाला है। और 22 भाषाएं वो है जो हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। इसके अलावा जो है एक मेजर प्रोविजन ये डाला गया है कि इसमें एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा, और वो बोर्ड किस तरह का बनेगा, किस तरह का नहीं बनेगा, बिल में ये कहा है कि इसको बाद में निर्धारित किया जाएगा। अभी उसमें कोई बहुत बड़ा स्टेप सरकार ने नहीं लिया है। इसी के साथ इसमें पेनल्टीज भी का भी एक प्रोविजन रखा गया है कि अगर कोई कंपनी आपका डेटा का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, तो 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है। और साथ ही अगर आप अपने गलत दस्तावेज किसी को देते हैं, यानी डेटा फिड्यूसरी को देते हैं, तो आप पर लगभग 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी बोले ताकि स्पीकर्स का भी थोड़ा समय। जी, तो ये मोटी मोटी इसमें बातें थी। अंतिम रूप से इसमें अगर मैं कहना चाहूँ कि आखिर इसको कैसे समझना चाहिए जनता को, तो ये एक भस्मासुर है कानूनों का। भस्मासुर वो व्यक्ति था जिसको वरदान मिला था कि वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा, और अंत में उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और वो जलकर भस्म हो गया। ये कानून बिल्कुल वैसे ही है।
इसमें ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जो अंत में इसी कानून को खत्म कर देंगे, जो हमारे आरटीआई को तो खत्म कर ही रहे हैं, जो हम इस चर्चा में आगे देखेंगे। और अंत में होगा यही कि ये कानून अपने ही प्रोविजंस के आधार पर खुद को भी एक समय पर खत्म कर लेगा। तो ये एक भस्मासुर है। और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्लीज शुभम। थैंक यू बेनी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस पूरे विषय का विश्लेषण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। now I would like to introduce Vineet, who works with Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. His area of interest includes how information can empower citizens and bring transparency and accountability. He is also part of the Suchna Evam Rozgar Abhiyan Digital Dialogue team, which played a crucial role in development of Jan Suchna portal in Rajasthan. He holds engineering degree in electronics and communications from NIT Kurukshetra and has also worked for more than 10 years in IT services before joining the MKSS. I would like to request Vineet to moderate and take this matter forward. शुक्रिया, थैंक यू शुभम। तो हम आज के स्पीकर्स का एक परिचय, विल इंट्रोड्यूस द स्पीकर्स ऑफ टुडे। वी हैव विद अस प्रविता कश्यप। ये क्रिमिनल लॉयर हैं जो प्रैक्टिस करती हैं दिल्ली में, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में, और वो एक ट्रस्टी भी हैं आर्टिकल 21 ट्रस्ट की। और रीथिंक आधार कैंपेन है, जब आधार बन रहा था तब कुछ लोगों ने सोचा कि ये इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उस कैंपेन की हिस्सा है। वो MKSS से जुड़ी रही हैं एंड हर इंटरेस्ट इंक्लूड क्रिमिनल लॉ, डेटा रेगुलेशन, ऑपरेशन ऑफ पावर थ्रू लॉज। तो उनकी रुचि है कि कैसे डेटा को रेगुलेट किया जा सकता है, कैसे उसका संचालन हो सकता है, और कैसे जो शक्ति है इन कानूनों के थ्रू कैसे उसका खेल होता है, उनकी रुचि उसमें है। वो हमारे एक स्पीकर रहेंगे। हमारे दूसरे स्पीकर हैं रक्षिता स्वामी। रक्षिता जुड़ी हैं, एक संस्था है जो सामाजिक जवाबदेही पर काम करती है, सफर सोशल अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शन एंड रिसर्च। इसका काम ज़्यादातर सोशल ऑडिट्स कैसे हो सकते हैं या जवाबदेही कैसे आ सकती है वो है, और वो पढ़ाते भी हैं, विजिटिंग फैकल्टी हैं नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में, और 13 साल से ऊपर उनका अनुभव है, पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर हैं, और उन्होंने MS किया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और NCPRI का भाग वो रही हैं, और काफ़ी नज़दीकी से, चूँकि वो सोशल ऑडिट्स के संचालन में, और she has been designing and policies around social audits, so she will have a good insight into how information is related to these acts, bills, and within the government, outside the government, because she works closely with government. वो सरकार के साथ भी करीबी तरीके से काम करती हैं कि कैसे ये इस सूचनाओं का प्रभाव पड़ता है सोशल ऑडिट पे, या फिर ऐसे कुछ जो कानून आते हैं उनका, तो उनसे भी हम सुनेंगे। और हमारे आज के तीसरे स्पीकर हैं नचिकेत उडुपा। नचिकेत की रुचि वैसे कृषि में है, हिज इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, हिज part of steering committee of Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture। वो एक संस्था से जुड़े हैं आशा करके, जिसका काम यही है कि कैसे कृषि को ठीक किया जा सकता है, डिजिटलाइजेशन का क्या फर्क लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कुछ कोऑपरेटिव्स बनाने में भी काम किया है, किसानों के साथ जुड़े रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा अभियान जो भी रहे, चाहे वो रोजगार का अभियान हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, या निजता का अधिकार हो, उनसे भी वो जुड़े हुए हैं। He has been associated with campaigns associated with employment guarantee, right to information and right to privacy। तो सबसे पहले मैं I'd like to ask Pravita to give a brief introduction and history about how this all started, what's the need of data privacy bill, and what's the genesis of it.
प्रवीता से मैं पहले पूछना चाहूंगा कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी, और क्योंकि वो वकील हैं तो एक तरीके से वो थोड़ा उस बिल के बारे में भी एक वकील के नजरिए से थोड़ा बिल को बता सकते हैं। तो प्रवीता, ओवर टू यू। थैंक यू विनीत, सबको जिंदाबाद। मैंने सोचा कि आज हम शुरू कर सकते हैं एक प्रश्न के साथ। ऑलरेडी बेनी ने काफी बोला है, आई मीन ओवरव्यू तो दिया है कानून के बारे में, बट मैं पूछना चाह रही थी कि आपकी समझ में, रक्षिता है, नचिकेत है, विनीत आप भी हो स्क्रीन पर, आपकी समझ में ये डेटा क्या है, और अगर आप बोलना चाहेंगे, व्हाट डू यू थिंक डेटा इज? either Nachiket or Rakshita. नहीं बोलना है क्या? Yeah, what do you think data is? That's how I wanted to begin, just by asking the question. Or anyone, if anyone would like to type and answer it in the chat box. मुझे लगता है एक थोड़ा इसमें जरूर डेटा एक ऐसी चीज है जिसमें ये काफी बड़ा अंतर करता है कि जो कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. So I may have my data, but if somebody else has data about me, I may not. I still have my data also. So I may not feel कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मुझसे कुछ लिया गया है, वो इमीडिएटली पता नहीं चलता है. अगर मेरे पास पैसे होते और कोई लेता तो कम होता, लेकिन मेरा डेटा किसी ने लिया तो कम नहीं होता है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि आसान नहीं है समझना कि मेरा डेटा किसी के पास गया तो क्या नुकसान हो सकता है. समझना कई बार आसान नहीं है इस वजह से. शायद सीधे तौर पे एक उदाहरण से समझे तो, अगर सीधे तौर पे तो आधार से हम कह सकते हैं कि जब हम आधार बनवाते हैं तो कुछ हम डेटा देते हैं, पर उसके साथ साथ आधार बहुत सी चीजों से जुड़ता भी है जिसका हमें पता भी नहीं रहता कि वो किस से जुड़ता गया. तो मेरे ख्याल से वो भी एक चीज हो सकती है कि क्या सूचना हमारे बारे में कोई एकत्र कर रहा है, वो भी डेटा का हिस्सा हो सकता है. So whatever data is collected through Aadhaar, and Aadhaar was linked to multiple things, you can say that's also part of that ecosystem, data ecosystem, I would say. धर्मेंद्र, अगर आप चाहे आप बात रख ले और उसके बाद मैं भी इस प्रश्न का एक उत्तर दे सकती हूँ. जी हाँ, मैं भी एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था. इतनी समझ नहीं है मेरी डेटा को लेकर के, लेकिन हाँ, जैसे हम लोग गिग वर्कर्स के लिए काम करते हैं, मैं एज ए गिग वर्कर काम करता हूँ और किसी ओला, उबर या स्विगी जोमेटो जैसी कंपनी में जुड़ता हूँ, तो मैं उनको डेटा देता हूँ, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक डिटेल, और उनको ये पता है कि मैं एज ए गिग वर्कर काम कर रहा हूँ. तो नई कंपनी कोई भी जब शहरों में लॉन्च होती है तो वो उन्हीं लोगों को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं जो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं. इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं से हमारा डेटा लिया है कि मैं इस सेक्टर में एक नई कंपनी लेके आ रहा हूँ, तो इस सेक्टर में काम करने वाले लोग कौन हैं. तो मैंने जो एक कंपनी को, ओला को, जैसे अगर मैंने अपनी कोई जानकारी दी है और कोई नई कंपनी रैपिडो आ रही है, तो वो मुझे ही क्यों टारगेट करती है, उसको कैसे पता होता है कि मैं एज ए ड्राइवर काम कर रहा हूँ इस वर्ग में. तो शायद उन्होंने वो डेटा खरीदा होगा. तो यही डेटा है जो मैंने बताया है, और उससे रिलेटेड कोई भी फर्म, कंपनी मार्केट में आती है तो उसको मेरा डेटा प्रोवाइड हो जाता है. तो यही एक एग्जांपल के जरिए मैं बताना चाह रहा था, वही डेटा है बस. ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, पर क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है, जस्ट ऑल्सो वांटेड टू फ्लैग कि सारा डेटा, एक अंतर होता है, एक डेटा होता है और एक डिजिटल डेटा होता है. आज का मौसम क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस है, ये भी डेटा है. कितने प्रतिशत लोग आज देश में गरीब है, वो डेटा है. तो पूरा जो तथ्य है, जो आंकड़े हैं, जो सरकार इस्तेमाल करती है, हम इस्तेमाल करते हैं. सो देयर इज द डेटा इज द बिगर यूनिवर्स, एंड उसका एक हिस्सा है डिजिटल डेटा.
कि जो आज और हम इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमें लगता है कि सारा डेटा केवल डिजिटल ही है। नहीं, एक पूरा दुनिया है डेटा का जो डिजिटल नहीं है। तो डिजिटल डेटा हम फोन में क्या कर रहे हैं, किसको क्या भेज रहे हैं, वीडियो आता है, व्हाट्सएप, राजस्थान के बहुत साथी होंगे, जन आधार, डेटाबेस जो हम शब्द इस्तेमाल करते थे, तो ये सारा भी एक, तो मेरी समझ तो ये है कि डिजिटल डेटा एक हिस्सा है, उसके बड़ा एक और हिस्सा है, वो डेटा है। थैंक यू। ये मैंने सोचा इससे हम शुरू कर सकते हैं क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन है। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ व्हाट डू वी थिंक डेटा इज एंड ऑफन देयर आर डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ इट। हम सब ने थोड़े थोड़े अलग अलग जवाब दिए हैं और अलग तरीके के इट्स न्यूआंस्ड ऑल्सो। जैसे रक्षिता ने एक डिस्टिंक्शन भी बनाया था कि एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। दूसरे डिस्टिंक्शन है कि आपको टारगेट कैसे किया जाता है, डेटा शेयर कैसे होता है। पर्सनल डेटा, एक व्यक्तिगत जो डेटा होता है वो क्या है आजकल। मेरे समझ में, आई मीन जस्ट टू आंसर द सेम क्वेश्चन, मेरे समझ में बहुत सारा डेटा जो कलेक्ट होता है वो पर्सनल है, व्यक्तिगत डेटा है। हमारा पूरा जीवन इनफैक्ट डेटा है। हमारी उम्र, हमारी जेंडर, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या खाते हैं, हमारे विश्वासें क्या है, हमारे सपने, कंपनियों, और कंपनियों के लिए ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। एंड सबसे जरूरी ये चीज है कि हम क्या खरीदते हैं और हम कैसे खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, और हमें वो कैसे टारगेट कर सकते हैं कि हम ये ही चीज खरीदें। And all of this information that is personal to us becomes a part becomes monetized and becomes a part of revenue for companies, private companies in particular. क्या डेटा व्यक्तित्व है, क्या डेटा संसाधन है, क्या डेटा एक चीज है या एक रिश्ता है, क्या डेटा प्रॉपर्टी है, क्या हम डेटा को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, क्या हमारा डेटा हमारा है और या हम अपने डेटा है। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, बट ये सोचने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम डेटा को रेगुलेट कर रहे हैं और जब हम समझ रहे हैं कि अपना रिश्ता क्या है डेटा से, सरकार का क्या रिश्ता है, प्राइवेट कंपनियों का क्या रिश्ता है, और कानून कैसे इन चीजों को रेगुलेट कर सकता है, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं एक और चीज से शुरू करना चाह रही थी। 2019 में एक लेखक और प्रोफेसर शोशाना जुबॉफ ने एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था, अंग्रेजी में उसका टाइटल था सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, और हिंदी में मैंने ड्राफ्ट ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है, चौकसी करता पूंजीवाद इस या निगरानी का पूंजीवाद। इसका मतलब ये होगा कि ये है कि पूंजीवाद का एक नया स्वरूप आज हमारे सामने है। ये है कि आपकी जिंदगी का हर एक पल या कार्य या आपका इतिहास और आप खुद पूंजीवादियों के लिए फायदा कमाने का एक जरिया हो गया है। So everything that you are has become something that can be bought and sold and turned into capital. पूंजीवादियों का आज हमारी निजी जिंदगी पर लगातार पहरा बना हुआ है। So everything, all these choices, all these preferences that we call data is used in order to target us for advertisement. And the idea is that the more you are watched, the more you are surveilled, the more that this is collected, you are under constant surveillance and you are sold and bought. आप सब जानते हैं कि गूगल, ट्विटर और फेसबुक, ये सारी कंपनियां व्यक्तित्व, पर्सनल डेटा का उपयोग करके एडवर्टाइजमेंट को टारगेट करते हैं। आपको पता है कि अगर आप एक बटन दबा देंगे, एक बारी आप किसी चीज खरीदेंगे ऑनलाइन, दूध भी खरीदेंगे ऑनलाइन, तो फिर आपको 10 महीने के लिए दूध के एडवर्टाइजमेंट आएंगे कि यहाँ से और बेहतर दूध मिलेगा आपको। ये बाय डिजाइन है, ये चीज
ये टेक्नोलॉजीज में डिजाइंड है कि ये आपको बेचते रहेंगे कुछ ना कुछ। एक और चीज मैं बताना चाह रही थी, जब ये when we have these conversations sometimes people say oh it's not so bad, I want many options, दूध, मुझे अलग अलग तरीके के दूध के बारे में जानना है, I want to know where I can buy better milk. The problem with it is when it is expanded to every single aspect of your life. एक इंसिडेंट स्कैंडल हुआ था 2018 में, मैं एक आर्टिकल से पढ़ना चाह रही थी, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल था, मैं ये थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल 2018 में सामने आया था, पर इसके तौर और भी पुराने हैं। इस ब्रिटिश कंपनी ने फेसबुक पर एक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए करीब 8.7 करोड़ यूजर्स के निजी डेटा तक एक्सेस हासिल की। इतना ही इस कंपनी ने जिस ऐप के जरिए से ये डेटा हासिल किया उसमें लोगों से सवाल जवाब करके उनकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग की। आरोप लगे कि कंपनी ने इस डेटा को हार्वेस्ट कर राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। लोगों को इस तरह से प्रभावित किया गया कि वह किसी एक ही पक्ष में मतदान करे या मत को माने। इस डेटा हार्वेस्टिंग के पीछे बवाल का बड़ा कारण लोगों का डेटा तक कंपनी को उनकी अनुमति से बिना पहुंच उपलब्ध कराने को लेकर हुआ। So a lot of data was taken through third-party apps from Facebook and used to target voters. And the allegation was that it was to target voters to vote for particular parties, which is also very interesting because the level at which manipulation can happen by taking vast amounts of data has become clear over a period of time. You may, if अगर हर समय एक ही एडवर्टाइजमेंट आएगा तो शायद आप वो ही चीज खरीद लोगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि और क्या है दुनिया में। अगर एक ही दूध का पैकेट आएगा आपके फोन पर हर 10 मिनट, आप वो ही खरीदेंगे। तो इस डेटा का रेगुलेशन बहुत जरूरी है। How do we regulate data? How is it bought? How is it sold? How do we see data? How do we understand it? And what do we do going forward with it? ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है नया वाला, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का, इस विधेयक का उद्देश्य यह बताया गया है कि ये व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए है, साथ ही साथ व्यक्तियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए और कानूनी उद्देश्यों के लिए डेटा का संसाधित करने की आवश्यकता और जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। That is the preamble of this bill, the reason why it has been introduced, which in English would be, if I'll just read it, the purpose of the act is to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and the need to process personal data for lawful purposes and for matters connected therewith. So the interestingly, the cause for introducing this bill is seen as enabling. So it is for the processing of digital personal data while keeping in mind the rights of people and the need to process data for lawful purposes. I'm not sure if we have time. I could go through a few of the provisions of the act. Do we have time, or we can move forward? Provisions, I think we can cover. Sorry? जी. Provisions cover कर सकते हैं? Brief में, बहुत brief में. Okay. So brief में, one important thing I thought would be good to see in this act is what is just the definitions. I'll just share my screen. Sorry.
तो आपने जो बताया उसको मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, वो सब ऐसी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं इस डेटा से जुड़ी हैं। मेटा, गूगल, अल्फाबेट, मतलब यही बड़ी कंपनियां हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी सूचनाएं लेती हैं और उसी का प्रयोग करती हैं। हाँ बिल्कुल। मैं बस ये दिखाना चाह रही थी कि डेटा क्या है, डेटा फिडुशियरी क्या है, जो लोग डेटा को रखते हैं अपने पास। डेटा प्रिंसिपल कौन है, मतलब हम डेटा प्रिंसिपल है जिनके पास डेटा होता है। डेटा प्रोसेसर वो लोग हैं जो डेटा को मॉडिफाई करते हैं, बदलते हैं, रखते हैं, और प्रोसेसर भी हम उस पर रखते हैं, प्रोसेसिंग क्या है। और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर वो है जो सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी से अपॉइंट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें हार्म भी डिफाइंड हुआ है: bodily harm, distortion or theft of identity, harassment or prevention of lawful gain or causation of significant loss. Personal data ये है, व्यक्तित्व डेटा means any data about an individual who is identifiable by or in relation to such data. जो भी डेटा है जिससे आप आइडेंटिफाई हो सकते हो, वो पर्सनल डेटा है। व्यक्ति की पहचान बताई जा सकती है जिस डेटा से, कि कौन है, उसको पता लगाया जा सके कि कौन है। और प्रोसेसिंग ये है, एक इतना छोटा शब्द में इतने बड़े बड़े चीज कर सकते हैं डेटा को। प्रोसेसिंग इन रिलेशन टू पर्सनल डेटा इज ऑटोमेटेड ऑपरेशन और सेट ऑफ ऑपरेशंस। तो ये मशीन भी कर सकते हैं, और मशीन करते हैं ये सेट्स ऑफ ऑटोमेटेड ऑपरेशंस ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा: कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, structuring, storage, adaptation, alteration, retrieval, use, alignment और combination। ये सब मैं इसीलिए दिखाना चाह रही थी सबको कि ये अगेन टू अंडरलाइन द पॉइंट दैट ये इनेबलिंग है। ये जो लॉ है, अभी तक ये बिल जो था, अभी तक कानून नहीं बना है, और ये सारी चीजें अभी भी हो रहे हैं। डेटा कलेक्ट हो रहा है, आधार इतना बड़ा प्रोग्राम है जिसमें सब लोग ने अपना डेटा दिया था, और ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये अभी भी चल रहे हैं, लेकिन कानून के बिना चल रहे हैं। स्टॉप द शेयरिंग, सॉरी, स्टॉप शेयर। एक ये जो पूरे दुनिया में ये अलग अलग डेटा प्रोटेक्शन लॉज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यूरोप में यूरोपियन जीडीपीआर है, दूसरे देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज कहलाते हैं इनको। मैं एक और चीज बताना चाह रही थी कि ये एक फ्रेज है, नया शब्द वाली, जिसमें लोगों ने कहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। मतलब डेटा जो है वो नया तेल या पेट्रोल की तरह है, जिसमें इसका ये मतलब है कि जो भी पुराने पहले हम कहते थे कि जो कंट्रीज है, जो देश है जिनके पास तेल या पेट्रोल है, वो ताकतवर थे, वो इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था में ताकतवर थे। आज कहते हैं कि जिन देश हैं जिनके पास डेटा है वो ताकतवर होंगे, वो इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेटा नई पूंजी है, या डेटा इज न्यू कैपिटल। Yeah, exactly. And the intent of the government in introducing this kind of law seems to be to allow the government and companies in India to make sure that data can be the new capital, that it can provide, it can be an environment that provides, for the processing of data. Just one thing, I'll just say the application of the act applies to online data and offline data that is digitized.
तो ये I mean this bill which when it becomes an act will apply to that. So it does not apply to offline data. जो भी हमारा डेटा है जो ऑनलाइन नहीं है, ये बिल उस पर अप्लाई नहीं होगा. इस बिल में एक पूरा नया प्रोसेस है जिससे डेटा कलेक्ट होगा और प्रोसेस होगा. वो एक नया स्ट्रक्चर है इस बिल में. लेकिन बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी हैं जो शायद रक्षिता उनके बारे में भी बात करेंगे. लास्ट चीज मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी, कि अगर एक वायलेशन होता है एक्ट के अंदर, आप कंप्लेन कर सकते हो एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को. एंड वायलेशंस तब होंगे जब ये प्रोसेसिंग होता है एक्ट के अंदर जो एक्ट विच इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द एक्ट, एंड ओनली देन कैन यू मेक कंप्लेंट्स टू द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड. However, the data protection board itself operates only digitally and and will not be in any offline form. The functions of it would be to determine non-compliance with the provisions of the Act and impose penalties. So it is already very difficult to access these structures under the Act because it is online. The last thing I think I wanted to say was that it's very important for all of us to go through this act and to understand it. बहुत ज़रूरी है कि हम ये एक्ट को ध्यान से पढ़ें और इस पर कमेंट्स भी भेजें, क्योंकि जो भी डेटा है वो हम सब के लिए बहुत important है. जो भी whatever the processing of data that is imagined in the future, it's extremely important for all of us to engage with it. I think I'll stop now in case there's anything. बहुत शुक्रिया प्रवीता, आपने सरल शब्दों में डेटा की परिभाषा दी. डेटा से एक और शब्द मेरे दिमाग में आता है, सूचना या इंफॉर्मेशन. और हम में से काफी साथी ऐसे थे जिन्होंने सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ी. तो मेरा ये प्रश्न है रक्षिता से कि डेटा और सूचना क्या अलग अलग हैं, क्या एक ही हैं? हमने सूचना का अधिकार लड़कर लिया और अब हम कह रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन मतलब डेटा को बचाने का. एक कानून था दिखाने का, एक है बचाने का. तो इन दोनों में क्या मेल है और कैसे ये कानून एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल. ये जो आपने प्रश्न भी पूछा, डेटा और सूचना एक समान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरीके का ही है. और हम ये भी इस्तेमाल करते हैं कई शब्द कि जानकारी एक अलग चीज है और सूचना एक अलग चीज है. वो जो केवल ऐसे आंकड़े, जैसे हमने नरेगा में देखा है कि अगर हम ये बताए कि एक पंचायत में 8 लाख पेमेंट हुआ मटेरियल पे, तो ये तो आंकड़े हुए, ये तो डेटा हुआ, ये समझ में आ गया कि इतना खर्चा हुआ. लेकिन ये तब एक जानकारी में बदलता है जब मुझे उस 8 लाख का पूरा हिसाब मिलता है कि कितना बजरी आया, कितना सीमेंट आया, कितना पत्थर आया. कि आपके अगर यही सूचना मुझे ऐसे मिलती कि 80 बैग सीमेंट आए, 50 ट्रॉली भर के बजरी आई, तब ये एक जानकारी के संदर्भ में ज्यादा पहचाना जाता है. ये दो कानून, एक तो कानून नहीं है ये, अभी जो हम डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ये एक सरकार लाना चाहती है कानून, अभी तक बिल के शेप में. और दूसरा हमारे पास जो हाथ में है कानून सूचना अधिकार, इसमें सबसे ज्यादा बहुत सारे अंतर तो है कानूनों में. और अंतर इसलिए है क्योंकि दो कानून किस मकसद के साथ बने थे वो बिल्कुल अलग है. एक कानून ये कहता था कि जो भी सरकार के पास डेटा है और सूचना है वो नागरिक को, लोगों को कैसे लाए, उसके लिए एक कानून है. और ये है कि जो भी सूचना सरकार, जो भी डेटा और सूचना सरकार के पास है, कंपनी के पास है और व्यक्ति के पास है,
इन सब को कैसे एक तरीके से बंद रखा जाए ताकि ये कोई भी इस डेटा का गलत उपयोग ना कर पाए। तो क्योंकि इस पूरे एक अलग ही सोच के साथ दो अलग कानून बन रहे हैं, एक बनने की कोशिश कर रहे, एक कर रहे। लेकिन मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ विनीत, और ज्यादा प्रश्न उत्तर में ही बात करेंगे क्योंकि आई थिंक समय भी बहुत कम है, कि हम कानून को कैसे एक कानून को दूसरे कानून के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, कि हमेशा कितना एक सरकार और एक व्यक्ति के बीच में जितना पावर इम्बैलेंस है, जितना अंतर है, कानून क्या उसको बढ़ाता है या कम करता है? क्या वो ज्यादा ताकत सरकार को देता है या वो ज्यादा ताकत व्यक्ति को देता है, नागरिक को देता है, ताकि वो लड़ सके सरकार के साथ? और इन दोनों कानून में सुबह और रात का फर्क है। सूचना के अधिकार कानून में हर एक चैप्टर में, हर एक सेक्शन में ये बहुत तरीके दिए गए हैं लोगों को कि वो सरकार और गवर्नमेंट के अधिकार पे कैसे रोक लगाए। और इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में सारी ताकत सरकार को दी गई है कि लोग इस डेटा को कैसे इस्तेमाल करें, नहीं करें, क्या कर सकते हैं, उस पे रोक लगे। तो वो भी अंतर हमें, या हम प्रोविजन सेक्शन तो हम पढ़ेंगे और ज्यादा समझेंगे भी, और इसके जैसे बहुत पर्चे बनने चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये कानूनी प्रावधान समझने चाहिए, पर उसका रूह भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि इन दोनों के अंतर में सबसे बड़ा अंतर क्या है। थोड़ा ट्रांसलेट आप करेंगे या इसका समरी इंग्लिश में? हाँ जी, हाँ। तो your first question of is data is the same thing as information? While information definitely includes data, information is a lot more as well. So for instance, in a NREGA expenditure, if you're just told that in a panchayat 8 lakhs rupees was spent on material costs, that is data. But when we have a breakup of exactly how much money was spent in cement, how much was spent on stones, how much is spent on gravel, that data becomes actionable information that people can use to verify whether this kind of expenditure took place or not. So data is just a part of information, and information is a lot more. The second thing that I was trying to say was that there are two legal frameworks that deal with data and information. One, clearly the Right to Information Act, and one which is this Digital Data Protection Bill. The two legislations are very different. We know there are lots of provisions that we have to study, and there's all kinds of technical comparisons that can be drawn out, should be drawn out. But we also have to understand the biggest difference in principle between these two laws, or between how you judge the strength of any law, is to actually see that when we start with a starting point, that there is an imbalance of power between government and its people. If that's the premise, if that's the assumption we start with, does a law once introduced increase the power of the citizen or increase the power of the state? That's how we measure the how democratic or how effective a legislation can be. And we've seen the difference in RTI, that multiple provisions, sections of the law actually have enabled the citizen to fight back, to ask more, to appeal in ways and means, and constantly drive the process. It gives more power to a citizen compared to this Digital Data Protection Bill, where the power of deciding exemptions, all of the strength and power is vested in the hand of government and not of the people. So there are many technical differences between the law that we will get into, but we must also understand the spirit of that one big difference that plays between these two laws. शुक्रिया रक्षिता, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने कानून का मकसद क्या होना चाहिए वो बताया। और जहां तक मैं समझ भी पाया, शायद दो तरीके का डेटा भी हो सकता है, कि कुछ हो सकता है कि हमारा सामुदायिक डेटा जो आपने बताया, कोई काम हुआ उस पर कितना खर्चा हुआ, और दूसरा डेटा हो सकता है भुगतान का, कि किस व्यक्ति को कितना भुगतान हुआ। तो वो शायद कुछ हद तक थोड़ा हम बड़े हैं व्यक्तिगत की तरफ, जरूरी नहीं है वो व्यक्तिगत हो। सूचना का अधिकार कहता है कि जहां भी सरकार का पैसा है वो हमें दिखना चाहिए।
अब मैं निवेदन करूंगा नचिकेत से कि वो थोड़ा बताएं कि उनका निजी अनुभव भी क्या रहा अपने निजी डेटा को लेकर, या कैसे इस कानून की जरूरत दिखी, और क्या उन्हें लगता है कि इस कानून में क्या होना चाहिए जो हो पाया है या नहीं हो पाया है. So I'll request Nachiket to explain his personal experience and also what he thinks about data protection bill. If it's what's the purpose and does it suffice with the purpose it was meant for. ठीक से. हाँ जी, आ रही. हाँ, तो ये अभी ये सरकार कानून क्यों ला रही है? अगर व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के लिए कानून ला रहे हैं तो ये क्यों है? तो इसका थोड़ा संदर्भ इतिहास में जानना चाहूंगा. मुझे लगता है लगभग इस कॉल में, वेबिनार में जितने लोग जुड़े हैं, लगभग शायद हर किसी का आधार बना होगा, और शायद ही ऐसे कोई होंगे जिनका आधार नहीं है. So I'm just going a little bit into the history and context of why the government is bringing such a law. And I think of most of the people who are on the call, an overwhelming majority, I suppose, will have Aadhaar. तो मुझे भी मजबूरन आधार बनवाना पड़ा 2015 में, when I was जब मैं अपनी शादी को रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा था, पंजीकरण करना चाह रहा था सरकार में, ताकि इसका एक प्रमाण पत्र मिले. तो सरकार ने कहा कि जब तक आप आधार नंबर नहीं देंगे तब तक आपकी शादी रजिस्टर नहीं हो सकती. So when I was getting married in 2015 and I wanted to register the marriage, the government said that until I provide my Aadhaar number, I will not be allowed to register my marriage. Now, this may be an experience of most people on this call, whether you want rations, pensions, various, if you want to access government schemes, the government has made Aadhaar compulsory. तो ये लगभग शायद इस कॉल में जितने लोग जुड़े हैं सबका यही अनुभव होगा कि चाहे राशन, पेंशन, मनरेगा में काम करने के लिए किसी वजह से सरकार ने आधार मांगा है, तो हम सबने आधार बनवाया लगभग. अब जब आधार बनवाने गया तो 5-6 चीजें हैं जो आधार में मांगते हैं. सबसे पहले नाम मांगते हैं, पता मांगते हैं, आपकी जन्म कब हुई हो, जन्म का तारीख को मांगते हैं. लेकिन एक चीज है उसमें आखिर में कि क्या आप सहमति दे रहे हैं कि आपकी ये सूचना दूसरों के साथ साझा किया जाए कि नहीं. तो मैंने जब 2015 में जब पंजीकरण कर रहा था तो मैंने ये टिक नहीं किया फॉर्म में, मैंने नहीं भरा, सहमति नहीं दी कि मेरी सूचना दूसरों के साथ साझा की जाए. लेकिन जब वो डेटा एंट्री ऑपरेटर एंट्री कर रहा था तो उन्होंने टिक मार्क कर दिया कंप्यूटर में कि हाँ ये अनुमति दे रहा है कि इसकी डेटा साझा की जाए. तो ये समझना बहुत जरूरी, आगे भी बताऊंगा कि ये पूरी सहमति का खेल क्या है. तो एक तरीके से आप देखेंगे तो सहमति के बिना कभी नहीं रहे थे. तो enrolling for Aadhaar, there was some information which is the name, address, date of birth, etc. But there was one field which I specifically they asked whether I consent to share my data or not, and it was a paper form. I didn't tick the consent, but when the data entry operator was doing the entry, he ticked it and said that unless I say that you're giving consent, it will not allow me to register you for Aadhaar. And subsequently, I have been trying to revoke that consent, but I have not been able to. The UIDAI does not allow you to revoke that consent, although it is a field they say you can change, but I have not been able to. तो 2015 से ये जो सहमति मैंने नहीं दी, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर ने मेरी तरफ से दी, तो अभी तक आज तक मैं वापस लेने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन जो सरकार ने आधार चलाती है एक संस्था UIDAI, तो वो ये करने नहीं दे रही है.
अलग अलग तरीके से उनके हेल्पलाइन पे कोशिश की, ऑनलाइन कोशिश की, कई तरीके से मैंने कोशिश की। तो ये मैं एक संदर्भ देना चाह रहा हूँ कि ये पूरा जो सहमति का खेल है वो ऐसे है कि हमें वास्तव में हाँ या ना कहने का ऑप्शन है कि नहीं, क्या हम वास्तव में मना कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकली सिचुएशन ऐसा है कि हम मना नहीं कर पाते। मैं आधार नहीं बनाना चाह रहा था लेकिन मजबूरन करना पड़ा। मैं भले ही पूरा जो कानून में अभी सहमति को लेके ही काफी सारी चीजें हैं, जो ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, ये पूरा एक सहमति की सहमति को के मैनेजमेंट को एक ढांचा बनाया जाता है कि लोग किस चीज की सहमति दे रहे हैं, उनके डेटा के साथ क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या हम वास्तव में किसी चीज का मना कर पाते हैं? क्या कोई उबर ड्राइवर या ओला ड्राइवर वास्तव में मना कर सकता है कि उनके डेटा के साथ वो कंपनी कुछ ना करें? और अगर वो मना करेंगे, क्या वो कंपनी उनको उस ऐप पे चलने देंगे या नहीं चलने देंगे? सो दिस होल data protection, the way it is being globally constructed on the legal framework is being constructed is around consent and this consent framework. But how practical is this consent framework? Do I practically have an option to say no to Aadhaar? Do I practically have an option to say no to sharing information? Even if a data protection law comes, will mobile to give consent, but practically saying no is not an option. If the person says no, they will not be allowed to operate an Uber and Ola, and that's not a real option because they have EMIs to pay. They are, in that sense, economically bound to the system. So saying no is not an option. So therefore, what is this whole consent framework we are creating? It's like a facade that it gives you an illusion of choice when there is no real practical choice. कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, अरुणा जी भी गई, निखिल जी भी गए, और सरकार ने कहा कि निजता का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो लोग कोर्ट गए थे वो कह रहे थे कि एक निजता की मूलभूत अधिकार है नागरिकों का, और सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसे कोई अधिकार नहीं है। तो फिर उस सवाल पे फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई कि क्या अधिकार है कि नहीं, और फिर एक जज के बेंच ने कहा कि नहीं, भारत में जितने लोग हैं इन सबकी निजता की एक मूलभूत अधिकार है, और फिर इसी के लिए ये कानून अभी बनाया जा रहा है। सो व्हेन Aadhaar came, many people went to court against it, challenged its constitutionality, and then those people were also Aruna ji, Nikhil ji, and many others. And one of the arguments was that Aadhaar violates people's right to privacy. And then the state maintained that India people don't have fundamental right to privacy, and then this question itself was debated by the court, and the 9-judge bench unanimously held that Indians have a right to privacy, and therefore this law is now being legislated to give that a legal frame. But having said that, ये निजता जरूरी क्यों है? जैसे प्राविता ने भी कहा, दो तरीके की चीजें हैं। एक ये है कि मेरे डेटा के साथ सरकार क्या गलत कर सकती है और कंपनियां क्या गलत कर सकते हैं। कंपनी जैसे उबर, ओला वगैरह जिसकी मैं बात कर रहा था, स्विगी, इन सबका, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरे बारे में उनको जानकारी, के बारे में, रक्षिता के बारे में, प्राविता के बारे में, सबका जानकारी जब उनको मिलता है तो उनकी समझ हम सब के बारे में, एक देश के बारे में, मानवता के बारे में भी काफी अलग तरह की समझ मिलती है, उससे वो काफी कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका की भी प्राविता ने एक उदाहरण दिया, तो फेसबुक हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारे ऐप हमारे
बारे में काफी कुछ जानते हैं। हमने क्या देखा ऑनलाइन, क्या लाइक किया, क्या नहीं लाइक किया, हमारे दोस्त कौन है। तो इससे कई चीज की प्रचार हो सकती है। एक तो ये है कि कंपनियां चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के प्रचार करें, लेकिन जैसे चुनाव के समय में इसको क्या दिखाना चाहिए ताकि वो एक पार्टी को वोट करें। ये लोगों की सोच को बदलने के लिए ही चीजें की जा सकती है, ताकि लोगों की समझ ही बदल जाए। तो ऐसी चीजें हो सकती है इस वजह से, जब लोगों का डेटा कोई इकट्ठा कर रहे हैं तो वो डेटा के साथ क्या कर रहे हैं, इस पे कुछ संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सरकार भी एक इलाके में मान के चलिए कि एक समुदाय के लोग रह रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ करना चाहती है, तो ये सारी डेटा के साथ उनके काफी जल्दी कुछ इस वजह से कुछ निगरानी रखने की जरूरत है। Privacy is important for two reasons. One is what the government can do wrong potentially with the information. Till date, we don't have any regulation or surveillance. What the government can do with our information is not really regulated in the legal framework, and this bill does not get into that. In that sense, it does not really guarantee privacy against the state doing any harm to individuals. And also there are commercial interests, and when companies are collecting information about people, are they using that information to their benefit or to the benefit of the individual? That is against the interest of the individual is something that I feel that the present conception of the way that the law has been drafted does not really it doesn't get into those kind of aspects where it allows people control about what is being done with the data. तो इसलिए आखिर में दो चीज कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि एक तो ये जो इस ड्राफ्ट में और कुछ अर्लियर भी था कि इस कानून के तहत आरटीआई की संशोधन करेंगे, तो हमें, मुझे लगता है कोई भी अगर अधिकार है, मेरे पास आजादी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन मेरी आजादी वहीं तक सीमित है कि मैं किसी और का नुकसान ना करूं, किसी और के आजादी पे जो कर रहा हूं उस पर असर ना पड़े। या अभिव्यक्ता की आजादी है, लेकिन मैं कुछ ऐसे नहीं कह सकता हूं कि लोग उससे हिंसा करने लगे, या घृणा फैलाने के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता हूँ। तो कोई भी मौलिक अधिकार का एक उचित सीमा भी होती है। तो वैसे ही आरटीआई में ऑलरेडी प्रावधान है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बदलने की जरूरत है। उसमें ऑलरेडी कि मान के चलिए किसी व्यक्ति को HIV है तो ये सरकार को जानती है, तो इसको वो पब्लिक ना करे, इसमें ऑलरेडी आरटीआई में प्रावधान है। ऐसी जानकारी को पब्लिक करके उस व्यक्ति का नुकसान होगा, तो ये ऑलरेडी उस कानून में है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसे अगर कोई जिता को लेके कोई कानून बना रहा है तो उसमें आरटीआई की संशोधन करने की जरूरत नहीं है। शायद ये सोचना चाहिए, अगर दो अधिकार है जो एक दूसरे के किसी संदर्भ में खिलाफ है, तो उसमें व्यक्ति का क्या लाभ या नुकसान हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए कि ना कि डेटा की सुरक्षा, लेकिन व्यक्ति की सुरक्षा किससे होगी, या व्यक्ति का भला, व्यक्ति का फायदा किससे होगा, ये हमें सोचना चाहिए। The one last point I wanted to make is that whether it is the right to privacy or the right to information, neither of them are absolute rights. Both of them are fundamental rights, and they have the reasonable restrictions. So, the government may, for example, have information about people who are HIV positive in an area, but there are already provisions in the RTI which will restrict the government from making such information public, because it is not something that would, it's something that would potentially go against the interest of the individual. So I think, there are, even if we are looking at the right to freedom, it's not an absolute right to freedom. I can't do something that will impinge on the freedom of others. Or if there's a freedom of expression, I can't
I can't say something that would qualify as hate speech. I can't incite violence. So there are reasonable restrictions, and similarly, there are restrictions even to the right to privacy or the right to information. And these restrictions are already spelled out in the RTI Act, so I don't feel that there is a need for any amendment to it. And whenever there is a conflict between the two rights, I feel we should keep in mind that more important than data protection is people protection, and we should see what is in the best interest of the person. If it is beneficial for the person that certain information is in public domain for public interest, it should be public. If certain information benefits the person, if it is not made public, it is private, then that data should be protected. So with this, I will stop, Vinny. Thank you. शुक्रिया नचिकेत, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमारी जरूरत क्या है, कि व्यक्ति को कैसे फायदा होगा इस चीज में। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कृपया चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज पुट देम इन द चैट बॉक्स। वी आल्सो हैव some senior members, so I'll introduce Nikhil Dey. He has been part of various campaigns. He's founding member of MKSS, has been associated right from the beginning with demand for right to information. उन्होंने रोजगार गारंटी के लिए भी काम किया है और विभिन्न मुद्दों पे राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी वो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जाने जाते हैं। तो मैं निखिल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी थोड़ा अपना अनुभव बताएं कि कैसे उन्होंने तो एक पूरी बदलाव देखा है। कहीं जहां सब फाइलों में, कागजों में चलता था, आज इतना डिजिटलीकरण हो गया है, फोन लोगों के हाथ में आ गए हैं, तो पारदर्शिता के मामले में भी एक बड़ा बदलाव आया है। लेकिन ये इन दो कानूनों के बारे में उनका क्या सोच है और कैसे ये प्रभावित करते हैं, वो भी अपनी राय रखें। हाँ विनीत, में मेरे ख्याल में मेरी आवाज ठीक आ रही है? नहीं तो मैं अरुणा जी के कंप्यूटर से बोलूंगा, वो थोड़ा ज्यादा ठीक है। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक है। जब मैं यहाँ से बोलूंगा, यहाँ ठीक है आवाज? जी जी हाँ, तो सॉरी, तो मैं इस जगह से बोलूंगा थोड़ा लाइट। एक मिनट, एनीवे जो भी है। विनीत कह दूं कि ये सेटिंग्स में मैंने लोगों को अनम्यूट करने से वो परमिशन निकाल दिया था। मैं वापस चालू करूं अगर लोगों को सवाल पूछना है तो? अभी तो चैट पे डाल देंगे नचिकेत को। ठीक है, अगर कोई लिख ना पाए इसलिए बाद में कर सकते हैं एक बार स्पीकर्स। हाँ, तो मैं बोलूं विनीत, बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूँ, 3 पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम टाइम की भी एक बात है और शैलेश जी और मुझे बुलाया गया था, थोड़ा सा आगे का रास्ता क्या हो। शैलेश जी खुद भी अपनी बात रखेंगे। मैं 3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक है कि इस बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी बातचीत शुरू हुई क्योंकि कुछ मूलभूत, कुछ फंडामेंटल्स पर बात करने की जरूरत है। डेटा, सूचना, जानकारी, ये सब चीजों से हम लोगों का बहुत लंबा अनुभव रहा है। डेटा इज अ न्यू ऑयल, ये तो ठीक है, ये लोग, ये कंपनियां उसको पूरे तरीके से लेना चाह रहे हैं, काम में लेना चाह रहे हैं। हम तो शुरू हुए सूचनाओं को काम में लेके अच्छे ढंग से हमारे समाज को संदर्भित करने के लिए, ठीक करने के लिए, एंड दैट हैज बीन द हिस्ट्री सो फार ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है कि हम सूचनाएं व्यक्तिगत तो है लेकिन सामूहिक भी है। हमारे देश के सूचना कोई चीज के साथ भी जुड़ती है। तो जो आप लोगों ने बात रखी थी यहाँ, एक तो है डेटा, वो डेटा किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। कौन व्यक्ति कितना पानी खर्च करता है, कौन व्यक्ति कितना बिजली खर्च करता है,
कौन कितने पैसे इकट्ठा करता है। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं सरकारें इन सारी डेटा वाले कंपनियों के साथ खड़े होके उनको और मदद कर रहे हैं उन सूचनाओं को लेने के लिए। क्या और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अंत में धन चाहिए, अंत में पैसा चाहिए, अंत में रिसोर्सेज चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारे संवैधानिक अधिकारों को एक समग्र रूप से देखना पड़ेगा। बिल्कुल आरटीआई ने इतना बढ़िया एक डेफिनेशन दिया, वो निजी सूचना जिसका एक पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। पब्लिक का प्रभाव पड़े तो वो निजी सूचना नहीं होती है, वो वैसा ही है जैसा मेरा बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन मैं किसी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव नहीं कर सकता, तब मेरा वो बोलने का अधिकार रुक जाता है, वो वहीं रुक जाता है। वैसे ही मेरे निजी सूचना का अधिकार मेरी निजता के ऊपर है, कोई उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, लेकिन वो किसी और की निजता पर या किसी और के और अधिकारों को का हनन हो उससे, तो वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत दिक्कत वाली है। और ये फॉर्मूला मेरे ख्याल में हमें लाना चाहिए। ये निजता वाले साथी लोग हैं, उनके साथ हम बैठे थे। आगे कहाँ जाना चाहिए, मेरे ख्याल में इस पूरे कानून का विरोध होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने आरटीआई के आंदोलन में जरूर, और शैलेश जी बताएंगे, स्पेसिफिकली कहा था कि हम आरटीआई के अमेंडमेंट्स के ऊपर फोकस करें तो कम से कम एक रास्ता मिलेगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सबको समझना बहुत ही मुश्किल है। आसान था कहना हमारा पैसा हमारा हिसाब, हम आसान था कहना हम जानेंगे हम जिएंगे, आसान नहीं है ये पूरा समझाना समझना। और आज जब हम एक आंदोलन की स्थिति में हैं तो हमें आसानी से भी लोगों को मूल चीजें समझने की बात करनी पड़ेगी। वही एक फॉर्मूला जो कहा गया यहाँ, जो रक्षिता ने कहा था कि ये सरकार को सशक्त कर रही है, मैं उसके साथ जोड़ूंगा कंपनी को सशक्त कर रही है, और निजी में मैं जोड़ूंगा कि यदि वो निजी कॉर्पोरेट को कह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो क्या वो एक निजी प्राइवेट इंटरेस्ट को भी सशक्त कर रही है क्या? क्योंकि वो लोग भी एक बहुत ताकतवर फोर्स है और लोगों के सामने, जिसमें सूचना कहीं ना कहीं बैलेंस करता है, डेटा कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। लास्ट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हम ये चैट जीबीटी और ये सारे चीज पूरे एआई के ऊपर एक नया दौर, मुझे तो लगता है कोई नया कानून आना पड़ेगा वो एआई को डील करने के लिए, और वो पता नहीं और फिर क्या होगा उस एआई को डील करने में। लेकिन अंत में प्रोसेसर यदि एआई है तो हमारा दिमाग भी एआई है, हमारी जिंदगी भी एआई, मतलब उसी प्रोसेसर है, एआई नहीं प्रोसेसर है। तो वो प्रोसेसर किसी एक व्यक्ति एक जो कंपनी है उसको मदद कर रहा है, जो मशीन को ऑन करता है उसको मदद कर रहा है, जो उस पूरे ढांचे का हिस्सा है उसको मदद करता है। तो जरूर मैं कोई न्यूक्लियर बम से तो नहीं लड़ सकता हूं मेरे हाथों से, वो भी एक तरीके का एक फोर्स है उनके साथ। वैसे ही ये सारा डेटा कुछ कंपनियों के हाथों में एक फोर्स है, उसका काउंटर बैलेंस तभी हो सकता है जब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हर व्यक्ति के पास वो ताकत हो कि वो जो इन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं उनका सामना कर सके। तो इसके पूरा जो रास्ता बनाया गया है, मेरे ख्याल में जरूर डेटा के मिसयूज का हमें सामना करना चाहिए। डेटा के मिसयूज जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया या कोई और लोग या कंपनियां करते हैं या दवाई बेचने वाले कंपनी करते हैं, उसका हमें कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन वो करना चाहिए ताकि उनकी जो खेल है उनको हम एक्सपोज करें और सूचनाएं ले सके, उसके बारे में बहुत सोचने की जरूरत है। शुक्रिया निखिल जी, उन्होंने एआई की भी बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आप नहीं सोच रहे कंप्यूटर सोच रहा है। और उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि आप फेसबुक तो नहीं, आप यूट्यूब पे लॉगिन करते हैं और आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखती हैं। आपने कल ही किसी से बात की फोन पे और उसके बारे में, और आज उससे जुड़ी हुई एडवर्टाइजमेंट आपको मिल रही है। तो किसी व्यक्ति ने बैठ के नहीं सुना, पर कहीं ना कहीं वो सूचना दर्ज हुई और सूचना के आधार पे आपको कुछ चीजें दिखने लगी। तो इस तरीके से कंप्यूटर भी अब सोचने लगे हैं। उन्होंने उसकी भी बात की कि कैसे उसको भी हम डील करेंगे, उसको भी सोचने की जरूरत है।
हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ शैलेश गांधी जी भी जुड़े हैं। वैसे तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट और सूचना के अधिकार के आंदोलन से तो जुड़े ही रहे, उसके अलावा वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त भी वो रहे हैं, और उस दौरान उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए इस सूचना के अधिकार से जुड़े हुए, क्योंकि जब अपील्स आती थी उनके पास तो ऐसे ही मामले थे जहां कहीं ना कहीं सूचना नहीं दी गई, तो उसका अंतिम निर्णय लेना कि वो क्या होना चाहिए। उनको काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं, नानी पालकेवाला सिविल लिबर्टीज अवार्ड, MR पाई अवार्ड, और उन्होंने काफी लिखा भी है, काफी वो बात भी करते हैं सूचना के अधिकार के ऊपर। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। शैलेश जी। म्यूट, ये को होस्ट बनाया है क्या शैलेश जी को? अनम्यूट हो गया। आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है। दोस्तों, सूचना के अधिकार का एक पहलू ये है कि पारदर्शिता, और डीपीडीपी बिल जो है ये जिसकी जिक्र हो रहा है वो ये कहता है कि वो सूचना शेयर न की जाए, डेटा न शेयर किया जाए। मेरे ख्याल से जो मैं समझ रहा हूं, डेटा स्टॉप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हम कह सकते हैं, मगर गूगल मेरे बारे में ज्यादा जानकारी रखता है मेरी बीवी से। गूगल को मालूम है, फेसबुक को पता है, सबको पता है, और वो डेटा रोकना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जो कानून करेगा वो सरकार के पास तो सब डेटा रहेगा, मगर जनता के पास नहीं रहेगा। और वो कौन सी जनता के पास? जो ईमानदार जनता है, जो पैसा खिला के दे सकता है। आज अगर कोई भी ऐसा कहे कि मैं पैसा खिला के सूचना ले सकता हूं सरकार से, तो बहुत सूचना मिल जाती है लोगों को, मगर जो ईमानदारी से जो साधारण नागरिक है उसे सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि उस पर अधिकार को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये बिल के अंदर दो प्रावधान है जो अगर पास हो गए, जिस तरह बात की जा रही है, एक सेक्शन 29(2) है जो कहता है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। मतलब अगर पीआईओ कोई सूचना देना चाहेगा तो उसको देखना पड़ेगा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में उसका कहीं निषेध है या नहीं, और अगर वो दे दिया तो 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 500 करोड़ ना सही, 50,000 या 1 लाख ही का चपट लग गया तो न्याल हो गया। तो 99% पीआईओज इंफॉर्मेशन देने से खिचकाएंगे, एंड वेरी लेजिटिमेट रीजन, क्योंकि कानून ने उनको बांध दिया। तो 29(2) को इस तरह चेंज करना चाहिए कि आरटीआई पे वो हावी ना हो, आरटीआई एक्ट को ओवरराइड ना करे, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, सूचना के अधिकार को अमेंड करने की बात है। मेरे हिसाब से 81J जो है सूचना का अधिकार का एग्जम्पशन, वो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है कि वो सूचना नहीं देना है जो कोई पब्लिक एक्टिविटी का पार्ट ना हो, और प्राइवेसी पे अतिक्रमण हो, मगर उसमें एक परंतु दिया है, वो सूचना जो पार्लियामेंट या असेंबली को नहीं दी जाएगी, वो मना नहीं की जाएगी, वो साधारण नागरिक को मना नहीं की जाएगी। ये सब छोड़ के 80 शब्दों का ये सेक्शन है, इसको 6 शब्दों में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, और पर्सन को डिफाइन किया है डीपीडीपी बिल में एज इंडिविजुअल, कंपनी, स्टेट, मतलब सरकार। मैं कुछ जगहों पे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन बताइए जिसको पर्सन के साथ लिंक न किया जाए, सरकार के साथ लिंक न किया जाए, इंडिविजुअल के साथ लिंक न किया जाए, कंपनी के साथ लिंक न किया जाए। मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, कहीं कहीं कुछ कठिन। निखिल जी ने एक आध बात मुझे बताई, बट वो एक आध बात छोड़ के 90% सूचना की जो हम मांग करते हैं वो सूचना निषेध हो जाएगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मना करने का एक बहुत बड़ा औजार मिल जाएगा, एंड लेजिटिमेटली। प्राइवेसी की बहुत चर्चा चली है,
पुट्टस्वामी जजमेंट में 9 जजेस ने कह दिया कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, मगर आप केयरफुली पढ़िए वो जजमेंट को, वो ये नहीं कहता है कि किसको प्राइवेसी कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कहूं तो उसने कहा है कि इट विल डेवलप ऑन अ केस टू केस बेसिस। मतलब अगर मैं इसका प्रॉपर अर्थघटन करूं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या नहीं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या नहीं, वो देखने को पीआईओ को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा कि भाई बताइए इसको प्राइवेसी बोलूं ना बोलूं। तो पीआईओ क्या करेगा? दो ही मत। जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये बिल अगर पास हो गया और ये 32 में इसको चेंज कर दिया आरटीआई का 81J को, तो आरटीआई में बहुत कम सूचना ऐसी होगी कि जो अधिकार से कानूनी तौर पर मिल सकेगी। मेहरबानी खाते में जो देना है वो दे, उसके कोई राइवल पीआईओ है उसको नीचे उतारना है तो वो दे देगा आपको। और सरकार तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब इवन पब्लिक सर्वेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। कमाल की चीज हुई है अपने देश में, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ ये कहा है कि जो लोग पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, इलेक्शन में खड़े रहना चाहते हैं, उन्हें अपने और अपनी बीवी के और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, उनकी क्या माल मिल्कत है ये बताना है। मगर गिरीश देशपांडे जजमेंट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पब्लिक सर्वेंट्स को अपनी एसेट्स बताने की जरूरत नहीं है। इतना हास्यास्पद परिस्थिति मैंने कहीं नहीं देखी। एक तरह ये बात है कि अगर ये इस बात का इक्विवेलेंट दाखला बताऊं तो अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो अपनी सब इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बतानी पड़ेगी, और शादी हो गई तो मियां बीवी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी हास्यास्पद स्थिति में हम आ गए हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से डीपीडीपी बिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलीट एंड पैसे वालों के लिए। साधारण नागरिक के लिए उसका बहुत कम महत्व है। राजस्थान के जन सूचना पोर्टल पे हर एक आदमी को कितना राशन मिलता है उस महीने में वो बताया जाता है। वो गलत है अगर ये कानून को हम लाएं तो, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। आधार केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने गजब का निर्णय दे दिया कि जिसको राशन लेना है, पेंशन लेना है, उसका तो आधार कंपलसरी है, मगर दूसरों का नहीं है। मतलब गरीब का प्राइवेसी नहीं है, पैसे वालों का प्राइवेसी है। मेरे हिसाब से तो ये बिल का विरोध करना चाहिए, मगर वो बिल को छोड़ दीजिए। कम से कम सूचना के अधिकार में कोई संशोधन न लाए, इसका बहुत जरूरी है आर्ग्यू करना। 17 साल में ऐसा कोई इंस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दिया है जो देश भर में पता हो कि जिसने प्राइवेसी को इफेक्ट किया हो बुरी तरह से ये कानून रख के। इसको क्यों संशोधन करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सूचना देने का बंद करना है। सूचना के अधिकार, हाँ, अगर ये संशोधन हो गए तो सूचना का अधिकार रहेगा, कमीशंस रहेंगे, खर्चे रहेंगे, कुछ नागरिक पिटते रहेंगे वहां सालों साल, मगर जेन्युइन सूचना जिसको हम सिटीजन एम्पावरमेंट कहते हैं, नागरिक का सशक्तिकरण, वो खत्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इसको अपोज करना बहुत ही जरूरी है। हम लोगों ने एक पिटीशन भी ऑनलाइन शुरू की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राम सभा गांव गांव में ये रेजोल्यूशन पास करे कि आरटीआई एक्ट में कोई अमेंडमेंट ना हो एंड आरटीआई एक्ट को ओवरराइड ना करे डीपीडीपी बिल। अदरवाइज आई थिंक वी आर इन फॉर ट्रबल। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया शैलेश जी, आपने बड़े सरल तरीके से सीधा सीधा सूचना के अधिकार पे जो हमला हुआ है वो बताया। मैं कुछ कह सकती हूँ आपकी इजाजत से विनीत? जी जी। ये मेरा, मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत ही अच्छा चर्चा हुआ है, विषय बहुत अच्छी तरह सबके सामने रखी गई है, मगर एक क्योंकि मेरे ग्रामीण दोस्त भी बहुत सारे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए कानून कुछ भी बने उसके बारे में सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूचना एक तरीके से शक्ति है। हम अंग्रेजी में कहते हैं इंफॉर्मेशन इज पावर। तो जब से सूचना के अधिकार के कानून को बनाया इस
सरकार ने और हमें दिया, तब से उनको अपने हैसियत और अपने शक्ति का कमजोरी नजर आता रहता है, क्योंकि उनके प्रति प्रश्न पूछने का एक अधिकार मिल गया है। तो एक तरीके से वो इस आजादी को खत्म करने के लिए बहुत बार कोशिश भी किए हैं, और कभी आगे कभी पीछे, कभी इस दरवाजे से कभी उस दरवाजे से घुसते रहते हैं। तो ये तो है ही कि उनको लगता है कि वो जवाबदेही जो सूचना के अधिकार की वजह से एक और भी कानून की हम मांग कर रहे हैं, उन सब की कड़ियों में उनको लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, और इस कानून को जितना वो अपंग कर सकते हैं उतना वो अपने आप उनके कारतूतों को आगे ले जा सकते हैं। जो गोपनीयता के लिए हमारे जो प्राइवेसी के लिए हम जो लोग इसके लिए संघर्ष करते हैं, हमारे बीच में भिड़न नहीं होनी चाहिए। हमें भी ये समझना चाहिए कि वाकई में कुछ सूचना होना चाहिए जो प्राइवेट है, वो ये नहीं जैसे शैलेश ने कहा, ये नहीं कि जो हमारे सारे वेबसाइट को खत्म कर दे, यही नहीं कि बाकी हमारे जो एक पटवारी से सूचना लेते हैं तो वो ना मिले, मगर वो इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। मगर वो यही चाह रहे हैं कि इसको इस तरीके से इतना ढीला छोड़ दिया जाए कि उसकी इंटरप्रिटेशन हमारे सारे जितने हमें सशक्त करने के लिए सूचना के अधिकार ने काम किया है उसको खत्म करे। तो हमें ये समझना होगा कि यदि वो सूचना को जिस ढंग से अब तक हमें सूचना मिला है उसके ऊपर कोई भी किस्म का रोक होगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। मैं अपने साथियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि हम लोग सूचना के अधिकार को एक लोकतांत्रिक लड़ाई माने हैं। हम केवल इस सूचना का अधिकार और एक अपने पट्टे का नकल उतारने का और उसका लेने का हैसियत के तक सीमित नहीं है। हमें लगता है कि लोकतांत्रिक अधिकार है कि जो सरकार हमारे नाम से करती है, यदि वो जवाबदेही है और एक लोकतंत्र है जिसमें हम मालिक हैं इस देश के, तो वो सत्ता हमारे प्रति उस सूचना को दिखाना केवल नहीं है, मगर उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है, कैसे कार्रवाई कर रही है, उसके लिए भी हमें संतुष्ट करना पड़ेगा। वहां तक ये कानून हमें अपने संवैधानिक हक की तरफ ले जाता है। तो वहां कहीं भी कमजोरी आए तो हम लोगों को समझकर उसके लिए जवाब, हम इसके लिए सवाल नहीं उठाएंगे और आवाज नहीं उठाएंगे तो इस देश में मध्यम वर्गीय लोग और जिनके लिए अपना गोपनीयता में बहुत ज्यादा उनके लिए एक विश्वास भी है, वो इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं। तो ग्रामीण अवस्था में जो लोग रहते हैं उनको ये मुद्दा अवश्य उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए जितने भी हमारे लिए सशक्त होने की पद्धतियां मिली हैं, वो नरेगा के माध्यम में हो, वो खाद्य सुरक्षा के माध्यम से हो, सूचना के अधिकार के माध्यम से हो, शिक्षा के अधिकार के माध्यम से हो, सब कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कानून के जो हिस्सा जो है, जो सूचना के अधिकार के ऊपर जो नियंत्रण के ऊपर कर रहा है, वो बहुत खराब है। मगर हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो कानून है जो ये इस किस्म के रोक लगा रहा है हमारे सूचना के अधिकार पर दूसरी तरफ सभी लोगों को, खासकर पूंजीपति लोगों को सूचना के ऊपर हक दे रहा है। जैसे प्राविता ने भी बोला था कि ये सूचना या डेटा के ऊपर एक मलकियत जमाने के लिए भी देशों को बना जाता है कि वो जितना उनके पास, वो मलकियत मापा जाएगा कि उनके पास कितना डेटा है। तो उस किस्म की जो सोच है उसमें एक तो आर्थिक व्यवस्था है जिसमें पूंजीपति लोग इस सूचना के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हमारे ऊपर वो शोषण करें और हमारे ऊपर, अभी अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्सप्लॉइट करें, वो उसके लिए है। और दूसरी तरफ एक और जो एक तरीका चल गया है कि हमारी अभिव्यक्ति के ऊपर रोक हो, हमारे ऊपर देखरेख, सर्वेलेंस हो, हमें कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना करें, जिसके ऊपर वो हमारे ऊपर रोक लगा सकते हैं, उसको भी सशक्त करता है। तो हम लोगों को इस कानून आने से तो रोकना ही चाहिए और जगह जगह इसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। चौपाल में कोशिश करना चाहिए, गांव में कोशिश करना चाहिए, कस्बे में कोशिश करना चाहिए, दोस्तों के बीच में कोशिश करनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग भी करनी चाहिए, अनपढ़ लोग तो कम ही रह गए हैं, मगर जो कम पढ़े लिखे हैं उनके बीच में करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जितने लोकतांत्रिक अधिकार हैं सबको कमजोर करके जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो जिन्होंने भाग लिया है। मैं हर एक से कुछ ना कुछ आज सीखी हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये कर्मठता हमारे बीच में आना चाहिए कि हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और इसको आने नहीं देंगे। निखिल कुछ बोलना चाह रहा था, पता नहीं कहाँ है वो निखिल। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमें एक बड़ी लड़ाई निजी स्वार्थों के खिलाफ, निजी इंटरेस्ट
कि राइट टू इंफॉर्मेशन वाले लोग हों, सारे लोगों को मिलके लड़ना चाहिए ये। और बिल्कुल शैलेश जी ने कहा वो अमेंडमेंट्स के खिलाफ भी लड़ना चाहिए, लेकिन इसका पूरा जो खेल है कि आप निजी लोगों को और पावरफुल बनाओ, उसके खिलाफ इसको एक्सपोज भी करना चाहिए। मैं इम्प्यूनिटी का हिंदी नहीं जानती हूँ, मगर ये जितने लोगों से हम सूचना ले रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल करने के लिए, प्रश्न उठाने के लिए हम सशक्त हुए हैं, उससे ये बहुत चिढ़ते हैं और ये कहना चाहते हैं कि एक कानून होगा, एक जिनके ऊपर शासन कर रहे हैं उनके लिए एक कानून, और जो शासन करने वाले हैं उनके लिए दूसरा कानून। ये तो चलेगा ही नहीं, और यदि हम लोग इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो हम खत्म करने से पहले एक दो प्रश्न और आए हैं, उन पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक है, क्या लोकतंत्र फेसबुक या व्हाट्सएप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? क्या फेसबुक विज्ञापन चुनाव तय करेंगे? क्या आपके जीवन और पहचान का विवरण खरीदा और बेचा जा सकता है? तो नचिकेत, आप थोड़ा इस पे बोलना चाहेंगे? कई सवाल है। तो ये मतलब मेरे हिसाब से काफी साफ है कि ये मतलब बिल्कुल हमारा जो राजनीतिक जीवन है उस पे कंपनियों का किसी तरीके से प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमारी राजनीतिक सोच क्या है या दूसरे चीजों के बारे में भी हम स्वतंत्र तरीके से अपनी सोच बनाएं। और कोई सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन चीजों से, क्योंकि कई बार अगर ये भी जरूरी है कि हमें जानकारी मिले, और मीडिया इस वजह से ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें पूरी जानकारी मिले ताकि हम निर्णय सही ले सके। लेकिन इन चीजों पे अगर गलत सूचना मिल रही है या इन चीजों से के द्वारा हमारी सोच एक दिशा में किसी वजह से बदली जा रही है, तो वो भी सही नहीं है। सारी सूचना मिलनी चाहिए और लोगों को स्वतंत्र तरीके से अपनी सोच बनानी चाहिए। तो इस वजह से इन जो नए माध्यम सोशल मीडिया है, आजकल लोग इसी से ज्यादा न्यूज वगैरह मिलता है, तो इससे बिल्कुल हमें सोचना चाहिए कि इस पर नियंत्रण किस तरीके का होना चाहिए ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठाए, या कोई एक अगर पार्टी या एक कंपनी बहुत ताकतवर है तो वो लोगों को एक तरह नाम देता है ताकि उनकी पावर या उनकी ताकत और बनी रहे। तो ये चीजें आजकल हो सकती है और हुई है, इसके उदाहरण भी हमारे पास है। तो ये भी एक लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमें सोचना चाहिए कि इसका कैसे किया जाए, और क्या ये जो ड्राफ्ट है इससे ये होगा कि नहीं। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो ये ड्राफ्ट है उससे जो सवाल प्रविता कर रही है या जो जिस खतरा की जिक्र कर रही है वो उस खतरे का निदान इस ड्राफ्ट में है, इस मसौदे में। शुक्रिया नचिकेत। एक और प्रश्न आया था कि ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर किनको देना होगा? तो मेरे ख्याल से क्योंकि अभी ये विचाराधीन है, तो मेरे ख्याल से शैलेश जी, प्रधानमंत्री के नाम दिया जा सकता है शायद। प्रधानमंत्री और कलेक्टर दोनों जगह में अगर भेजें तो शायद यूजफुल रहेगा जी, ताकि लोकल में भी एक पता चले कि लोग इसके खिलाफ है। और मैं एक और छोटी बात जोड़ना चाहूंगा, प्राइवेसी के लिए निजता शब्द गलत है मेरे हिसाब से। निजता इज पर्सनल। जहां तक मैं देख पाया हूं, मुझे हिंदी में शब्द ही नहीं मिलता प्राइवेसी का। वो बताता है कि हमें प्राइवेसी का कितना मूल्य है और जानकारी का कितना मूल्य है। अगर ये संशोधन जो बात की जा रही है पारित हो जाए, तो जो ओरिजिनल प्रोटेस्ट किया था, मास्टर कार्ड देखने के लिए
MKSS ने, वो नहीं दिया जाता आज के जमाने में अगर ये पारित हो जाता। मतलब ये ट्रिमेंडस रिग्रेशन है। 6 शब्दों का 8 बना रहे हैं 80 शब्दों से, वो करीब 6% है। 6% जानकारी ही मिलेगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल सूचना के अधिकार के जैसे बिना दांत का कानून वो हो जाएगा। बिल्कुल वैसा प्रावधान है जो ड्राफ्ट आया है, उसमें यही प्रावधान है जो शैलेश जी कह रहे हैं कि कोई भी निजी सूचना नहीं दी जा सकती, और वो फिर कौन तय करेगा वो निजी सूचना है या नहीं, वो एक बड़ा सवाल रहेगा। तो समय काफी हो गया है। अगर कुछ और प्रश्न नहीं है तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जुड़ने का। और ये एक शुरुआत है, हमें पूरा ठीक बहुत कम समय था, इसलिए हम ठीक से थोड़ा समझ भी नहीं पाए इसके प्रावधानों के बारे में। तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ना पड़ेगा और छोटी छोटी मीटिंग भी जगह जगह पे करनी पड़ेगी, जिससे हम कम से कम समझ बना सकें कि हो क्या रहा है। और वो समझ बनेगी तभी हम ठीक से एक अभियान, एक आंदोलन भी खड़ा कर पाएंगे। तो शैलेश जी बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने का, अपनी बात रखने का, और बाकी साथियों को भी बहुत शुक्रिया। नचिकेत, प्रविता, रक्षिता, आप लोगों ने भी समय दिया, बहुत शुक्रिया। शुभम। तो आगे भी जन आवाज ऐसी चीजों को, ऐसे मुद्दों को उठाता रहेगा जो लोगों से जुड़े हुए हैं, और आगे भी आप जुड़ते रहिएगा। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ विनीत, तुम्हारे बातों को आगे बढ़ाते हुए 2 मिनट लूंगी कि बेनी को भी बहुत शुक्रिया कि उसने इस सारे कानून के बारे में पहले शुरुआत में बात रखी। और शुभम और बेनी से ये निवेदन है कि आप पूरे राजस्थान के अलग जगह एक एक इकाई में इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, वो आपका इस मुद्दे को आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। तो आज हम जनवासी यही निवेदन करेंगे कि इस चर्चा को रूबरू चर्चा में परिवर्तित करके आप कई सारे जगह में जाके लोगों के बीच में बैठ के इस बात को आगे बढ़ाने की जरूर कोशिश करिएगा। जरूर। और इसकी जरूरत पूरे देश में है। हम शुरुआत राजस्थान से और जगह से भी हो चुकी है, बस इसको थोड़ा और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और बड़ा एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। तो सभी को बहुत शुक्रिया, और हम जुड़ते रहेंगे जन आवाज से।